हेलो एवरीवन, कैसे आप सब लोग? बढ़िया एकदम। तो आज हम चालू करने वाले हैं एक नया चैप्टर जिसका नाम है न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। अभी तक हमने कौन से चैप्टर देख लिए? बॉडी फ्लूइड्स देख लिया, एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट एंड देयर एलिमिनेशन देख लिया, ब्रीथिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस देख लिया और लोकोमोशन देख लिया। मतलब हमारे टोटल 4 चैप्टर कंप्लीट हो चुके हैं। ये हमारा 5वां चैप्टर आने वाला है जिसका क्या नाम है? न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। तो हम स्टार्ट करते हैं न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन से। उसके बेसिक्स देखते हैं क्या है। ये बेसिक्स का वीडियो है, तो इसमें सब बेसिक्स रहेगा कि क्या बेसिक्स है इसका। सो कोऑर्डिनेशन, टू और मोर ऑर्गन इंटरेक्ट कॉम्प्लीमेंट द फंक्शन ऑफ वन अनदर। मतलब कोऑर्डिनेशन का मतलब क्या होता कि यहाँ पर एक से ज्यादा ऑर्गन क्या करते, आपस में मिलके इंटरेक्ट करते और कोई काम करते, उसको हम क्या बोलते हैं? कोऑर्डिनेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कोऑर्डिनेशन। मतलब एक और एक से ज्यादा, दो या दो से ज्यादा ऑर्गन इंटरेक्ट कर रहे हैं आपस में। इंटरेक्ट मतलब कुछ मैसेजेस भेज रहे हैं एक दूसरे को और उसके बाद वो कुछ काम कर रहे हैं। इस चीज को हम क्या बोलेंगे? कोऑर्डिनेशन ऐसा बोलेंगे। ठीक है। उसके बाद फिजिकल एक्सरसाइज चेंजेस इन डिमांड्स कोऑर्डिनेशन रिक्वायर्ड। मतलब जब फिजिकल एक्सरसाइज होती तब चेंजेस इन डिमांड्स, मतलब डिमांड्स में चेंज आते और फिर क्या होता कि कोऑर्डिनेशन यहाँ पर करना पड़ता है बॉडी को और वो कोऑर्डिनेशन होता है। ठीक है। उसके बाद कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। मतलब कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन ह्यूमन बॉडी में कैसे होता है? न्यूरल सिस्टम से होता है। मतलब न्यूरल सिस्टम में देखेंगे हम न्यूरल सिस्टम क्या रहता है, और इंडोक्राइन सिस्टम, ये भी इंडोक्राइन सिस्टम में हम देखेंगे क्या होता है। सो ये दोनों चीजों से यहाँ पर क्या होता है? कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। मतलब न्यूरल सिस्टम एक है और एक है केमिकल कोऑर्डिनेशन। ये दोनों जब आपस में मिल के काम करते हैं तब क्या होता है? कोऑर्डिनेशन बॉडी में होता है। ठीक है। उसके बाद सिंक्रोनाइज फंक्शन, वही बोला मैंने, सिंक्रोनाइज फंक्शन न्यूरल सिस्टम। मतलब जो न्यूरल सिस्टम है वो क्या है? एक सिंक्रोनाइज सिस्टम है। सिंक्रोनाइज सिस्टम है मतलब एक बराबर से अरेंज सिस्टम है, जो हम इस चैप्टर में उसको देखने वाले हैं। उसके बाद ऑर्गेनाइज नेटवर्क ऑफ पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन फॉर अ क्विक कोऑर्डिनेशन एंडोक्राइन सिस्टम केमिकल इंटीग्रेशन हार्मोन्स। मतलब जो केमिकल कोऑर्डिनेशन है वो हार्मोन के जरिए होता है। अब हार्मोन क्या है ये इसके अगले लेक्चर में, इसके अगले चैप्टर में हम बहुत अच्छे से देखेंगे कि हार्मोन्स क्या रहते हैं। यहाँ पर क्या समझना है हमको कि जो ऑर्गन नेटवर्क ऑफ पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन है फॉर कोऑर्डिनेशन, मतलब ऑर्गन से ऑर्गन पॉइंट टू पॉइंट जो कनेक्शन रहता वो उसको हम केमिकल कोऑर्डिनेशन बोलते हैं। वेराज जो सिंक्रोनाइज सिस्टम रहता, सिंक्रोनाइज नेटवर्क रहता, उसको क्या बोलते हैं हम? न्यूरल सिस्टम बोलते हैं। जो केमिकल कोऑर्डिनेशन रहता वहां पर हार्मोन का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल रहता है। वेराज यहाँ पर न्यूरॉन्स का कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में न्यूरॉन्स का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस रहता है। ठीक है। उसके बाद न्यूरॉन्स देखो आगे। न्यूरॉन्स क्या है? इट इज अ हाईली स्पेशलाइज्ड सेल। ये हाईली स्पेशलाइज्ड सेल है, कैन डिटेक्ट एंड रिसीव एंड ट्रांसमिट डिफरेंट काइंड ऑफ स्टिमुली। मतलब ये क्या कर सकते हैं? ये डिटेक्ट कर सकते, रिसीव कर सकते और ट्रीटमेंट ट्रांसमिट कर सकते स्टिमुलाई को। अब ये स्टिमुलाई क्या रहता ये हम देखेंगे, बहुत अच्छे से देखेंगे, लेकिन अभी के लिए इतना समझ लो कि स्टिमुलाई मतलब किसी चीज की वजह से हमको स्टिमुलाई मिलना, मतलब एक कनेक्शन मिलना, एक चीज मिलना, एक सिग्नल मिलना, इसको हम स्टिमुलाई बोलते हैं। ठीक है। ओके। उसके बाद जो सिंपल न्यूरल सिस्टम है वो हमको लोअर इन्वर्टिब्रेट्स में देखने को मिलता है। किस में देखने को मिलता है? लोअर इन्वर्टिब्रेट्स में हमको क्या देखने को मिलता है? सिंपल न्यूरल सिस्टम हमको वहां पर देखने को मिलता है। उसके बाद इवोल्यूशन ऑफ न्यूरॉन सिविलाइजेशन। मतलब इवोल्यूशन ऑफ न्यूरॉन्स को हम क्या बोलते हैं? सिविलाइजेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सिविलाइजेशन। उसके बाद द ह्यूमन नर्वस सिस्टम कंसिस्ट टू पार्ट्स। मतलब ह्यूमन नर्वस सिस्टम में कितने पार्ट्स रहते हैं? 2 पार्ट रहते हैं। अब यहाँ से हम ह्यूमन न्यूरल सिस्टम पे यहाँ पर देखने वाले हैं कि ह्यूमन न्यूरल सिस्टम क्या है। ठीक है। सो ह्यूमन न्यूरल सिस्टम हैज 2 पार्ट्स। कौन से? एक है सीएनएस और एक है पीएनएस। मतलब सेंट्रल नर्वस सिस्टम और एक है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। तो ये हम यहाँ पर देखने वाले हैं। तब तक के लिए आप ये लिख लो अगर आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा तो। लेकिन अगर आपको ये समझ में आ गया हो तो कोई बात नहीं, ये लिखने की जरूरत नहीं है। यहाँ से क्वेश्चन आना इतना प्रोबेबल नहीं है। यहाँ पर हम अब आगे का देखते हैं। सीएनएस क्या है? सीएनएस मतलब क्या होता है कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम मतलब बीच वाला सिस्टम। देखो मैं फोटो में बता दूंगा आपको। तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम में कौन कौन आता है? ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड। कौन कौन आता है? ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड। इट इज अ प्रोसेसिंग यूनिट। क्या रहता है? ये प्रोसेसिंग यूनिट रहता है। मतलब सारी प्रोसीजर्स यहीं से स्टार्ट होते हैं और सेंट्रल नर्वस सिस्टम यही सबका बॉस होता है। ठीक है। और सेंट्रल नर्वस सिस्टम में भी बॉस कौन है? मेन
वो है ब्रेन। मतलब सबसे मेन काम किसका रहता, ब्रेन का रहता, किसमें, न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में, सबसे मेन पार्ट ऑफ द बॉडी। उसके बाद पीएनएस, पीएनएस मतलब क्या होता, ऑल नर्व्स ऑफ आवर बॉडी अराइजेस फ्रॉम हेयर, ठीक है। पीएनएस मतलब ऑल नर्व्स ऑफ बॉडी अराइजेस फ्रॉम हेयर, मतलब जितने भी नर्व्स है अपने बॉडी के, जितने भी नर्व्स है, नर्व्स देखो कैसे रहते हैं, देख लेना एक बार। उसके बाद नर्व्स जितने भी है अपने वहां, वो सबके सब क्या है, वो यहाँ से अराइज होते हैं, ठीक है। उसके बाद दो टाइप के पीएनएस के अपने को सिस्टम देखने को मिलते हैं, एक रहता एफरंट और एक रहता इफरंट फाइबर, एफरंट फाइबर और इफरंट फाइबर। अब एफरंट मतलब आने वाला, क्या मैंने पहले बोला है, एफरंट मतलब आने वाला, ठीक है, आने वाला, ठीक। तो आने वाला, तो जहां जो टिश्यू से ब्रेन की तरफ आ रहा है, जो टिश्यू से ब्रेन की तरफ आ रहा है, ठीक है, जो टिश्यू से ब्रेन की तरफ आ रहा है इंपल्स, वो क्या होगा, एफरंट फाइबर होगा, क्या होगा, एफरंट फाइबर, ठीक है। सॉरी 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 सॉरी, जो ब्रेन से, जो टिश्यू से सीएनएस की तरफ जा रहा है, उसको हम बोलेंगे एफरंट आर्टरियोल, क्योंकि वो ब्रेन की तरफ आ रहा है। शायद मैंने ऐसे ही बोला था, मैं कंफ्यूज हो गया, सॉरी। सो जो ब्रेन की तरफ आ रहा है, टिश्यू से ब्रेन की तरफ आ रहा है, टिश्यू से ब्रेन की तरफ आ रहा है, उसको हम क्या बोलेंगे, एफरंट आर्टरियोल। और इफरंट आर्टरियोल उसका उल्टा, जो जा रहा है, ठीक है, जो एग्जिट हो रहा है ब्रेन से, उसको ब्रेन से एग्जिट होने के बाद वो कहां पर जा रहा है, बॉडी के पास जा रहा है, या फिर ऑर्गन के पास जा रहा है, या फिर टिश्यूज के पास जा रहा है, उसको हम क्या बोलेंगे, उसको हम बोलेंगे इफरंट आर्टरियोल। उसके बाद पीएनएस, टू डिवीजन रहते पीएनएस के, एक रहता सोमैटिक और एक रहता ऑटोनोमिक, ठीक है, सोमैटिक और ऑटोनोमिक। सोमैटिक न्यूरल सिस्टम क्या काम करता है, सीएनएस से स्केलेटल की तरफ काम करता है, मतलब सीएनएस से मैसेज किसको भेजता है, स्केलेटल सिस्टम को। और ये कैसा रहता है, इनवॉलेंटरी, वॉलेंटरी सॉरी, कैसा रहता है, वॉलेंटरी सिग्नल रहता है। वॉलेंटरी मतलब अपने विल के अंदर रहता है, अपन मतलब ये मैं चल रहा हूँ, सो ये कहां से आएगा, ये सिग्नल आएगा सोमैटिक न्यूरल सिस्टम ऑफ पीएनएस से, ठीक है। तो ये क्यों मैं चल रहा हूँ, ये कहां से आया, सोमैटिक न्यूरल सिस्टम से, क्योंकि ये वॉलेंटरी एक्शन है और ये स्केलेटल मसल सिस्टम पे काम कर रहा है। और स्केलेटल सिस्टम क्या है, ये लोकोमोशन एंड मूवमेंट में बहुत अच्छे से पढ़ा लिया है, ठीक है। सो वो देख लेना पहले स्केलेटल सिस्टम का, फिर यहाँ पर आ जाना। ओके, तो वॉलेंटरी एक्शन है, ये कैसे एक्शन है, वॉलेंटरी एक्शन ये सोमैटिक न्यूरल सिस्टम करता है। उसके बाद ऑटोनॉमिक न्यूरल सिस्टम, जो ऑटोनॉमिक न्यूरल सिस्टम रहता वो सीएनएस से स्मूथ मसल की तरफ जाता है, किसकी तरफ, सीएनएस से स्मूथ मसल की तरफ, ठीक है। मतलब ये इनवॉलेंटरी एक्शन दिखाएगा, कैसे एक्शन दिखाएगा, इनवॉलेंटरी एक्शन ये दिखाएगा हमको, कैसे एक्शन दिखाएगा, इनवॉलेंटरी एक्शन। मतलब ये अपने कंट्रोल में नहीं रहेगा, अपनी विल में नहीं रहेगा, अपनी इच्छा के हिसाब से नहीं होगा, अपने फरमाइश के हिसाब से ये नहीं होगा, ये उसका उसका होता रहेगा, ऑटोमेटिकली होता रहेगा। वेयरएज जो सोमैटिक न्यूरल सिस्टम रहेगा वो क्या रहेगा, वॉलेंटरी रहेगा। यहाँ पर नाम भी बता रहा है उसका, ऑटोनॉमिक न्यूरल सिस्टम और सोमैटिक न्यूरल सिस्टम। ऑटोनॉमिक मतलब ऑटोमेटिक चलने वाला, और सोमैटिक मतलब जो अपने विल के अंदर है, उसको हम सोमैटिक न्यूरल सिस्टम बोलते हैं। सो ऑटोनॉमिक में भी दो टाइप रहते हैं, पैरासिम्पैथेटिक मतलब कम करने वाला एक्टिविटी को, पैरासिम्पैथेटिक मतलब एक्टिविटी कम करने वाला, एक्टिविटी कम करने वाला। देखो जैसे हार्ट बीट बढ़ गई है तो ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम क्या करेगा, पैरासिम्पैथेटिक नर्व मतलब वेगस नर्व को भेजेगा, वेगस नर्व को सिग्नल भेजेगा, और वेगस नर्व क्या करेगी, हार्ट बीट को कम करने का काम करेगी। तो ये किसका काम रहेगा, पैरासिम्पैथेटिक और ऑटोनोमिक न्यूरल सिस्टम का, ठीक समझ में आया अच्छे से, ओके। अब यहीं पर सिंपैथेटिक न्यूरल सिस्टम, सिंपैथेटिक ऑटोनोमिक न्यूरल सिस्टम है, तो वो क्या काम करेगा, बढ़ाने का काम करेगा, एक्टिविटी को बढ़ाने का एक्टिविटी को बढ़ाने का काम ये करेगा। जैसे कि हमारी हार्ट बीट कम हो गई है, क्या हो गया, हार्ट बीट कम हो गई है, तो अब इसको बढ़ाना है, तो क्या होगा, फिर एक इंपल्स आएगा ब्रेन से, सिंपैथेटिक ऑटोनोमिक न्यूरल सिस्टम से ब्रेन के, कि भैया हार्ट बीट कम हो रही है, तुम बढ़ाओ। तो ये सिग्नल कहाँ से आएगा, सिंपैथेटिक न्यूरल सिस्टम से आएगा, और वो एक्टिविटी को क्या कर देगा, बढ़ा देगा, ठीक है, मतलब हार्ट बीट को बढ़ा देगा। समझ में आ गया, ओके। उसके बाद विसरल नर्वस सिस्टम। अब ये विसरल नर्वस सिस्टम क्या है, ये है पार्ट ऑफ पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, ये भी एक पार्ट है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम का, मतलब पीएनएस का। क्या करता है, कंप्रोमाइज द होल कॉम्प्लेक्स ऑफ नर्व फाइबर, गैंग्लिया एंड फ्लक्सेस बाय विच इंपल्सेस ट्रैवल फ्रॉम सीएनएस टू विसरा एंड फ्रॉम विसरा टू सीएनएस। मतलब विसरल नर्वस सिस्टम क्या है कि यहाँ पर बहुत सारे फाइबर्स रहते हैं, न्यूरॉन्स रहते हैं, गैंग्लिया रहते हैं और फ्लेक्सेस रहते हैं। अब फ्लेक्सेस मतलब क्या, ब्रैकियल फ्लेक्सेस हो गया,
फिर 2-3 फ्लेक्सेस और फ्लेक्सेस हो गए। ये फ्लेक्सेस जो रहते हैं वो क्या काम करते हैं, इट इज नथिंग बट ये विसरल न्यूरस सिस्टम में रहते हैं और ये क्या काम करते हैं, ये ट्रैवल करने का काम करते हैं। क्या ट्रैवल करने का काम करते हैं, इंपल्स को ट्रैवल करने का काम करते हैं सीएनएस से विसरा तक और विसरा से सीएनएस तक। ठीक है, समझ में आ गया, गुड। अब यहाँ पर मैं एकदम सिंपल वे में आपको बता देता हूँ कितने टाइप्स गिरते हैं अपने काय के न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन के, मतलब ब्रे सीएनएस और पीएनएस के। ठीक है, सो यहाँ पर नर्वस सिस्टम के टाइप्स मैंने लिख दिए है। सो इसका डिवीजन कैसे होगा, सबसे पहले नर्वस सिस्टम, मतलब नर्वस सिस्टम जो क्या करता है, इंपल्स ट्रैवल करता है, ये कोऑर्डिनेशन करने का काम बॉडी में करता है। तो इसके दो टाइप से, एक है सीएनएस मेन, दो टाइप से, और एक है पीएनएस। सीएनएस मतलब सेंट्रल नर्वस सिस्टम, क्या सेंट्रल नर्वस सिस्टम। उसके बाद पीएनएस मतलब पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। ठीक है, सो जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम रहता है वो सेंटर ऑफ बॉडी के रहता है, और पेरिफेरल मतलब जो आजू बाजू रहता। ठीक है, समझ में आ गया, ओके। सो सीएनएस में कौन कौन आता है, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड आता है, कौन कौन आता है, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड आता है। ठीक है, उसके बाद पीएनएस में कौन कौन आता है, विसरल नर्वस सिस्टम आता है। विसरल नर्वस सिस्टम में क्या रहते हैं, वेरियस न्यूरॉन्स, फ्लक्सेस और गैंग्लियास और फाइबर ट्रैक्ट। ठीक है, ये सब रहता है इसमें। किस काम में आता है, सिग्नल सीएनएस से विसरा तक ले जाने को और विसरा से सीएनएस तक को ले जाने को। ठीक है, ये हो गया कंप्लीट हमारा। उसके बाद सोमैटिक नर्वस सिस्टम। सोमैटिक नर्वस सिस्टम कैसा है, वॉलेंटरी है। कैसा है, वॉलेंटरी है। उसके बाद कैसा है, और वॉलेंटरी है। उसके बाद स्केलेटल मसल पे एक्ट करता है। किस पे एक्ट करता है, स्केलेटल मसल पे एक्ट करता है। ठीक है, उसके बाद ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम कैसा है, ये है इनवॉलेंटरी। अपने कंट्रोल में है क्या, नहीं, बिल्कुल नहीं अपने कंट्रोल में। ठीक है, कहां पर एक्ट करता है ये एक्ट करता है स्मूथ मसल्स पे। कहां पर, स्मूथ मसल्स पे। ठीक है, उसके बाद सिंपैथेटिक मतलब एक्टिविटी को बढ़ाने वाला, क्या करने वाला, एक्टिविटी को बढ़ाने वाला। वेयर पैरासिम्पैथेटिक मतलब एक्टिविटी को कम करने वाला। ठीक है, एक्टिविटी लोअर। ठीक है, समझ में आ गया। मेरी हैंडराइटिंग बहुत ज्यादा गंदी है, सो आई रियली अपोलोजाइज फॉर दैट, क्योंकि वो देखो अब मैंने ऐसे पढ़ाया स्पीड में तो फिर इतनी गंदी हैंडराइटिंग बनती है, इसलिए मैं वीडियो को पॉज कर लेता हूँ, पहले लिख लेता हूँ सब और फिर पढ़ाता हूँ। ठीक है, सो ये इतना देख लिया हमने। इसके बाद हम चालू करेंगे न्यूरॉन। ठीक है, इसके अगले वीडियो में न्यूरॉन चालू करेंगे। एज यू नो कि सेंस ऑर्गन तो है नहीं अपने को, सो सेंस ऑर्गन ये वीडियो में हमको बिल्कुल, ये चैप्टर में हमको बिल्कुल नहीं पढ़ना है, क्योंकि अकॉर्डिंग टू नीट 2024 या 2025 उन्होंने ये स्किप कर दिया है, मतलब एक्सक्लूड कर लिया है ये सिलेबस। ठीक है, सो थैंक यू सो मच, हैव अ ग्रेट डे। वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक जरूर करना, कुछ डाउट होगा इसमें तो कमेंट जरूर करना, और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। थैंक यू। सो हेलो एवरीवन, कैसे आप सब लोग, बढ़िया एकदम। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं न्यूरल स्ट्रक्चर एंड देयर फंक्शन। और इसके पहले हमने क्या क्या देख लिया, केमिकल कोऑर्डिनेशन, सॉरी न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन हमने स्टार्ट किया था। तो उसमें हमने पहले वीडियो में क्या देख लिया, बेसिक्स ऑफ न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। तो वो वीडियो आप पहले देख लीजिएगा, फिर ये वीडियो पे आइएगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन से। सो सेकंड वीडियो है हमारा न्यूरॉन के ऊपर, न्यूरॉन का स्ट्रक्चर और यहाँ पर फंक्शन हमको देखना है। ठीक है, सो देखते हैं। सो सबसे पहले न्यूरॉन इज फंक्शनल एंड स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ न्यूरॉन नर्वस सिस्टम। ठीक है, मतलब क्या है इसका, कि जो न्यूरॉन है, क्या जो न्यूरॉन है वो नर्वस सिस्टम का क्या है, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट है। किसका, नर्वस सिस्टम का। मतलब जो नर्वस सिस्टम है हमारा, उसका स्ट्रक्चरल मतलब जो स्ट्रक्चर बनाता है पूरा, और फंक्शनल जो काम करता है, वो यूनिट यहाँ पर न्यूरॉन किसका है, नर्वस सिस्टम का है। समझ में आ गया इतने। ठीक है, उसके बाद हम देखेंगे इट इज अ माइक्रोस्कोपिक, मतलब ये हमको आंखी से माइक्रोस्कोपिक मतलब ये छोटा रहता है हमको नेकेड आइज से, मतलब जो हम आंखों से देखते हैं
जो हमारे आंखों से देखते हैं वो आंखों से हमको नहीं दिख पाता है, उसको हमको कहां पर देखना पड़ता है, माइक्रोस्कोप के अंदर देखना पड़ता है। तो एक ऐसा है माइक्रोस्कोपिक है। इट हैज 3 मेजर पार्ट। इसके कितने मेजर पार्ट है? 3 मेजर पार्ट है। कितने मेजर पार्ट है? 3 मेजर पार्ट। कितने मेजर पार्ट है इसके? 3 मेजर पार्ट है। ठीक है, सो यहां पर देखेंगे हम इसके 3 मेजर पार्ट कौन से है। तो सबसे पहले पे है सेल बॉडी। कौन सी है? सेल बॉडी। तो सबसे मेजर पार्ट में इसकी 3 पार्ट में से एक पार्ट है सेल बॉडी। ठीक है, तो इसका ये सेल बॉडी। उसके बाद क्या है? डेंड्राइट्स। क्या है? डेंड्राइट्स। ठीक है, उसके बाद क्या है? एक्सॉन। क्या है? एक्सॉन। ये 3 उसके मेन पार्ट से या फिर मेन पार्ट से। ठीक है, मतलब ये मेजर पार्ट से, मतलब ये न्यूरॉन को बनाने का काम करते हैं। उसके बाद सेल बॉडी क्या है? दिख रही होगी आपको यहाँ पर डायग्राम में। देखो डायग्राम में, देखो आप यहाँ पर दिख रहा होगा आपको कैसे कैसा न्यूरॉन का स्ट्रक्चर है। ठीक है, सो जो सेल बॉडी रहती उसमें साइटोप्लाज्म रहता। क्या रहता? कंटेंट साइटोप्लाज्म विद टिपिकल सेल ऑर्गेनेल्स। मतलब जो टिपिकल सेल ऑर्गेनेल्स रहते अपने, वो यहाँ पर हमको देखने को मिलते हैं। साइटोप्लाज्म मतलब क्या रहता कि जो सेल के अंदर अपना फ्लूइड भरा हुआ रहता, वैसे ही टाइप में सेल बॉडी में साइटोप्लाज्म यहाँ पर भरा हुआ रहता है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर कुछ सेल ऑर्गेनेल भी रहते हैं। सेल ऑर्गेनेल लाइक माइटोकॉन्ड्रिया वगैरह वगैरह, फिर नसल ग्रैन्यूल्स, ये यहाँ पर देखने को मिलता है। एंड यहाँ पर सर्टेन ग्रैनुलर बॉडी, मतलब यहाँ पर ग्रैनुलर बॉडी रहती। कैसी बॉडी रहती? ग्रैनुलर बॉडी। देखो दिख रहा होगा आपको यहाँ पर ग्रैनुलर बॉडी कैसी रहती है। तो यहाँ पर ग्रैनुलर बॉडी भी रहती, मतलब ग्रैन्यूल्स रहते हैं साइटोप्लाज्म में। उसको हम क्या बोलते हैं? नसल ग्रैन्यूल्स बोलते हैं। निसल ग्रैन्यूल्स। क्या बोलते हैं? निसल ग्रैन्यूल्स। दिख रहा है आपको? ठीक है, उसके बाद यहाँ पर हम सेकंड पार्ट देखेंगे न्यूरॉन का, मेजर सेकंड पार्ट, जो कि है डेंड्राइट्स। तो डेंड्राइट्स क्या रहते हैं? डेंड्राइट इज नथिंग बट अ शॉर्ट फाइबर। क्या रहते हैं? ये शॉर्ट फाइबर रहते। कैसे फाइबर रहते? शॉर्ट फाइबर रहते। ठीक है, रिपीटेडली प्रोजेक्ट आउट ऑफ द सेल बॉडी, मतलब ये सेल बॉडी के बाहर जाते हैं। कैसे जाते हैं? बाहर। देखो आपको डायग्राम में दिख रहा होगा, तो वो सेल बॉडी के बाहर जाते हैं। किसके बाहर जाते हैं? सेल बॉडी के बाहर। इसमें भी क्या रहता है? नसल ग्रैन्यूल्स प्रेजेंट रहते। क्या प्रेजेंट रहते? नसल ग्रैन्यूल्स इसमें भी प्रेजेंट रहते। ये काम क्या करते हैं? ये ट्रांसमिट इंपल्स टुवर्ड द सेल बॉडी, मतलब ये जो इंपल्स रहते, सिग्नल रहते इधर के और इधर के बॉडी में के जो सिग्नल रहते, वो क्या करते हैं? ये सिग्नल क्या करते? ये पकड़ लेते, ट्रांसमिट करते, मतलब पकड़ के उसको क्या करते? सेल बॉडी की तरफ ला लेते। किसके तरफ ला लेते? सेल बॉडी की तरफ ला लेते। सेल बॉडी देखा हमने इसके पहले, साइटोप्लाज्म रहता उसमें। तो वो क्या करते? उसको सेल बॉडी की तरफ ला लेते। देखो यहाँ पर डेंड्राइट्स दिख रहे होंगे आपको। तो डेंड्राइट्स का काम क्या है? डेंड्राइट्स का काम ये है कि वो अपने इंपल्स जो रहते, सिग्नल जो रहते बॉडी के, जो बॉडी ने दी हुई रहती, वो इंपल्स को कैच करते, पकड़ते, और उसको क्या काम करते? फिर वो कैच करने के बाद वो कहां पर लाते? वो सेल बॉडी के अंदर लाते। कहां पर लाते? सेल बॉडी के अंदर। ठीक है, उसके बाद हमारा लास्ट पार्ट है एक्सॉन। क्या है? एक्सॉन। देखो आपको एक्सॉन भी दिख रहा होगा। तो एक्सॉन ये लॉन्ग फाइबर है। कैसा फाइबर है? लॉन्ग फाइबर है। कैसा फाइबर है? लॉन्ग फाइबर। प्रेजेंट एट द डिस्टल एंड, मतलब ये डिस्टल एंड पे प्रेजेंट रहता है। कहां पर प्रेजेंट रहता है? डिस्टल एंड पे प्रेजेंट रहता है। कहां पर प्रेजेंट रहता है? डिस्टल एंड पे। ठीक है, उसके बाद ईच ब्रांचेस ट्रांसमिट सिनेप्टिक नोब, मतलब यहाँ पर सिनेप्टिक नोब देखने को मिलते हैं हमको। कैसे? सिनेप्टिक नोब। देखो डायग्राम में दिख रहा होगा आपको, यहाँ पर सिनेप्टिक नोब यहाँ पर हमको देखने को मिलती है। उसके बाद वेसल कंटेनिंग केमिकल्स, वो जो सिनेप्टिक नोब है, वहां पर एक वेसल रहती, और वो वेसल में क्या रहते हैं? न्यूरो ट्रांसमीटर रहते। न्यूरो ट्रांसमीटर रहते। अब ये न्यूरो ट्रांसमीटर का मतलब क्या रहता? ये न्यूरो ट्रांसमीटर मतलब एसिटाइल कोलाइन या फिर वेरियस, दिख रहा है क्या? एसिटाइल कोलाइन, हाँ, एसिटाइल कोलाइन यहाँ पर देखने को मिलते हैं हमको यहाँ पर सिनेप्टिक नोब में। देखो डायग्राम में दिख रहा होगा आपको, दिख रहा है? ठीक है, सो ये समझ में आ गया आपको इतना। सो फिर इसके बाद हम इसके आगे का देखते हैं, तब तक आप ये नोट डाउन कर लो। सो इसके आगे का हम स्टार्ट करते हैं। सो क्या दिया हुआ है? द एक्सॉन ट्रांसमिट नर्व इंपल्स ऑलवेज फ्रॉम द सेल बॉडी सिनेप्स और टू अ न्यूरोमस्कुलर जंक्शन। मतलब जो एक्सॉन रहता है वो क्या काम करता? ट्रांसमिट करने का काम करता। क्या काम करता? ट्रांसमिट करने का काम करता नर्व इंपल्स को। कहां पर? सेल बॉडी पे। और सेल बॉडी कहां पर ट्रांसमिट करती? फिर इसको सिनेप्स पे। अब सिनेप्स क्या रहता? ये ध्यान से देखो, इट इज अ गैप बिटवीन one neuron and the another neuron
प्रेजेंट एट द एंडिंग ऑफ एक्सॉन। ओके, समझ में आया? नहीं, हिंदी में समझाता हूं। सो एक न्यूरॉन है और ये दूसरा न्यूरॉन है, ठीक है। अब जो न्यूरॉन की एंडिंग रहेंगी, ठीक है, और दूसरा न्यूरॉन जहां से स्टार्ट होगा, उनके बीच में थोड़ा सा गैप रहेगा। क्या रहेगा? थोड़ा सा गैप। इस गैप को हम क्या बोलेंगे? सिनैप्स बोलेंगे। क्या बोलेंगे? सिनैप्स। क्या बोलेंगे? सिनैप्स, ठीक है। अब ये सिनैप्स में या तो न्यूरोमस्कुलर जंक्शन रह सकते या फिर सिनैप्स रह सकते। अब ये सिनैप्स में क्या रहता कि यहाँ पर सिनेप्टिक नोब रहती, और या तो इलेक्ट्रिक इंपल्स ट्रैवल करता या फिर केमिकल इंपल्स ट्रैवल करता। अब इलेक्ट्रिक इंपल्स मतलब क्या होता? जो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता या फिर जिसमें इलेक्ट्रिक करंट है, वो रहता इलेक्ट्रिक इंपल्स, ठीक है। और केमिकल इंपल्स मतलब क्या? जो केमिकल के जरिए होता, उसको हम क्या बोलते हैं? केमिकल इंपल्स। तो यहां से पहले न्यूरॉन के एंडिंग से तो दूसरे न्यूरॉन की एंडिंग पे क्या रहता है? एक गैप रहता है, बहुत छोटा सा रहता है, और वो गैप को हम सिनैप्स बोलते हैं। सो यहां से ये मैसेज ट्रैवल होता है, ट्रांसमिट होता है, ठीक है। समझ में आ गया? गुड। उसके बाद टाइप ऑफ न्यूरॉन। क्या टाइप ऑफ न्यूरॉन? अब न्यूरॉन के टाइप हम देखेंगे किसके बेसिस पे? बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ एक्सॉन एंड डेंड्राइट्स। मतलब एक्सॉन और डेंड्राइट के बेसिस पे, मतलब एक न्यूरॉन में कितने डेंड्राइट है और कितने एक्सॉन है, इस चीज के आधार पर हम न्यूरॉन के 3 टाइप गिराते। कितने टाइप गिराते? 3 टाइप। कितने टाइप? 3 टाइप, ठीक है। सो पहला टाइप कौन सा है? वो है मल्टीपोलर न्यूरॉन। कौन सा? मल्टीपोलर न्यूरॉन। मल्टी मतलब क्या? एक से ज्यादा। क्या? एक से ज्यादा, ठीक है। सो मल्टीपोलर मतलब एक से ज्यादा। सो विथ 1 एक्सॉन और 2 और मोर डेंड्राइट्स, मतलब जिसमें एक एक्सॉन रहेगा और एक से ज्यादा, 2 से ज्यादा डेंड्राइट्स रहेंगे, ऐसे इसको हम मल्टीपोलर न्यूरॉन बोलते हैं। ये कहां पर प्रेजेंट रहेंगे? ये सेरेब्रल कॉर्टेक्स में प्रेजेंट रहेंगे। देख लो मल्टीपोलर की डायग्राम, देख लियो, ठीक है। उसके बाद बायपोलर न्यूरॉन। कौन सा न्यूरॉन? बायपोलर। कौन सा? बायपोलर। ये इसमें भी एक एक्सॉन रहेगा। एक एक्सॉन रहना कॉमन है। यहाँ पर डेंड्राइट के बेसिस पे हम उसको क्लासिफाई कर रहे हैं। किसके बेसिस पे? डेंड्राइट के बेसिस पे। तो यहाँ पर कितने? सिर्फ एक डेंड्राइट देखने को मिलेगा हमको। कितना डेंड्राइट देखने को मिलेगा? एक डेंड्राइट देखने को मिलेगा, ठीक है। कहां पर देखने को मिलता बायपोलर न्यूरॉन? हमको देखने को मिलता है रेटिना ऑफ आईज। मतलब जो रेटिना है आईज के, मतलब जो आंख में है रेटिना पे, वहां पर हमको ये बायपोलर न्यूरॉन देखने को मिलता है। उसके बाद क्या है? यूनिपोलर। यूनि का मतलब क्या होता? एक। कितना होता? एक। बाय का मतलब क्या होता? 2, ठीक है। सो यहां पर यूनिपोलर मतलब विथ 1 एक्सॉन ओनली फाउंड, ठीक है। मतलब इसमें सिर्फ एक्सॉन रहता है, डेंड्राइट नहीं रहता है। कहां पर देखने को मिलता है हमको? एम्ब्रियोनिक स्टेज में। कहां पर? एम्ब्रियोनिक स्टेज में। एम्ब्रियोनिक स्टेज मतलब जब मां के पेट में बच्चा रहता है, जब प्रेग्नेंट रहती है वुमेन, तब ये यूनिपोलर न्यूरॉन हमको बच्चे के दिमाग में देखने को मिलते हैं या फिर बच्चे के बॉडी में देखने को मिलते हैं, ठीक है। इसके बाद हम इसके आगे का देखेंगे। तब तक के लिए आप लिख लो, मैं मिटा देता हूं। इसके बाद हम 2 टाइप्स ऑफ एक्सॉन देखते हैं। एक्सॉन के टाइप्स देखते हैं। यहाँ पर एक रहते हैं माइलिनेटेड और एक रहते हैं नॉन माइलिनेटेड। माइलिनेटेड मतलब क्या? जो कि माइलिनेटेड मतलब ऐसे न्यूरॉन जिसपे इन्वॉल्व रहते हो श्वान सेल से, विच फॉर्म माइलिन शीट अराउंड द एक्सॉन। मतलब उसके आजू बाजू एक माइलिन शीट का कवरेज रहता, उसको हम माइलिनेटेड बोलते हैं। और जो ये कहां पर देखने को मिलते हैं? स्पाइनल एंड कैरियर नर्व्स में देखने को मिलते हैं। नोड्स ऑफ रेनवीर का मतलब क्या होता है यहाँ पर? कि 2 एडजेसेंट माइलिन शीट। मैं बता दूंगा आपको, डायग्राम में देख लीजिएगा। नोड ऑफ रेनवीर का मतलब क्या होता? कि एडजेसेंट 2 एडजेसेंट माइलिन शीट। 2 एडजेसेंट माइलिन शीट मतलब एक इधर से तो एक इधर से, इसको एडजेसेंट बोलते हैं हम। एक इधर से रहेगी और एक इधर से रहेगी, एडजेसेंट
माइलिन शीट। तो ये माइलिनेटेड क्यों बोलते हैं इनको, क्योंकि इनके एक्सॉन के आजू बाजू में माइलिन शीट का कवरेज रहता है, इसलिए इसको हम माइलिनेटेड ऐसा बोलते हैं। अब वहीं पर अनमाइलिनेटेड मतलब क्या, या फिर नॉन माइलिनेटेड का मतलब क्या, नर्व इनक्लोज बाय श्वान सेल, यहाँ पर भी श्वान सेल रहेगी, बट डज नॉट फॉर्म माइलिन शीट अराउंड द एक्सॉन, मतलब यहाँ पर कोई भी माइलिन शीट हमको देखने को नहीं मिलेगी। ठीक है, कॉमनली फाउंड इन ऑटोनोमिक एंड सोमैटिक न्यूरल सिस्टम, ये हमको कहाँ पर देखने को मिलती है, ऑटोनोमिक एंड सोमैटिक न्यूरल सिस्टम में देखने को मिलती है। उसके बाद न्यूरॉन एक्साइटेबल सेल रहते हैं। कैसे सेल रहते हैं, एक्साइटेबल मतलब ये एक्साइट हो जाते हैं बहुत जल्दी। मेम्ब्रेन मेम्ब्रेन रहता है इनका पोलराइज स्टेट में। कैसे स्टेट में, पोलराइज स्टेट में, मतलब यहाँ पर प्लस माइनस पोलराइजेशन रहेगा, मतलब एक तरफ ज्यादा झुका हुआ रहेगा, मतलब ये पोलराइज रहेगा। ठीक है, उसके बाद आयन चैनल आर प्रेजेंट ऑन द न्यूरल मेम्ब्रेन, मतलब आयन चैनल भी यहाँ पर मैं बता दूंगा आपको कि कैसे आयन चैनल यहाँ पर प्रेजेंट रहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमने न्यूरॉन का बेसिक्स तो देख लिया। इसके बाद हम रेस्टिंग कंडीशन देखेंगे। क्या देखेंगे, रेस्टिंग कंडीशन देखेंगे। ठीक है, सो यहाँ पर हमारा ये वीडियो खत्म होता है। अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक जरूर करना, शेयर जरूर करना, और अपने दोस्तों के शेयर जरूर करना, और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। थैंक यू। हेलो एवरीवन, कैसे आप सब लोग, बढ़िया एकदम। तो आज हम देखने वाले हैं रेस्टिंग फिजियोलॉजी ऑफ न्यूरॉन इन रेस्टिंग कंडीशन, मतलब जो न्यूरॉन है उसकी फिजियोलॉजी कैसी रहती है रेस्टिंग कंडीशन में, वो आज इस वीडियो में हम देखने वाले हैं। सो वीडियो के एंड तक बने रहना ताकि आपको ये कंसेप्ट समझ में आए, और यहाँ से नीट में एक क्वेश्चन आना फिक्स है बोल के फिक्स है। ठीक है, बहुत आसानी से समझा हुआ। मैं लास्ट में आपको ट्रिक बताऊंगा, तो लास्ट तक देखना है आपको। पहले मैं एक्सप्लेन करूंगा, फिर लास्ट में एकदम सिंपल वे में बता दूंगा कैसे रहता है और क्या रहता है। ठीक है, सो स्टार्ट करें। ओके, सो स्टार्ट करते हैं। व्हेन नॉट इन कंडक्टिंग एनी इम्पल्स, मतलब जब कोई इम्पल्स कंडक्ट नहीं कर रहा है न्यूरॉन, तब द एक्सोनल मेम्ब्रेन कंपेरेटिवली मोर परमिएबल टू पोटेशियम आयन, मतलब जो उसका मेम्ब्रेन रहता, as we studied in our previous lecture that neuron has a membrane, तो वो मेम्ब्रेन किसके लिए परमिएबल रहता, पोटेशियम आयन के लिए परमिएबल रहता। कौन सा आयन के लिए परमिएबल रहता, पोटेशियम आयन के लिए। एंड नियरली इम्परमिएबल टू सोडियम, और सोडियम को लिए वो नियरली इम्परमिएबल रहता। मतलब जो न्यूरॉन का मेम्ब्रेन है वो परमिएबल रहता पोटेशियम आयन को। परमिएबल मतलब पोटेशियम आयन को अंदर आने देता, वेयर एज Na+ आयन को अंदर नहीं आने देता। ठीक है, उसके बाद मेम्ब्रेन इज इम्परमिएबल टू नेगेटिव चार्ज प्रोटीन। ठीक है, मतलब जो मेम्ब्रेन रहता है न्यूरॉन का वो Na+ और निगेटिवली चार्ज जो भी प्रोटीन है उसके लिए भी इम्परमिएबल रहता। ठीक है, प्रेजेंट इन द एक्सोप्लाज्म। ठीक है, जो एक्सोप्लाज्म में प्रेजेंट रहता है। ओके, कंटेन हाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ निगेटिवली चार्ज प्रोटीन एंड लो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Na+, मतलब जो एक्सोप्लाज्म है उसमें निगेटिवली चार्ज प्रोटीन बिल्कुल नहीं रहेगा, और Na+ का अमाउंट भी लोअर साइड रहेगा। ठीक है, उसके बाद आउटसाइड फ्लूइड लो K+ आयन एंड हाई Na+, मतलब आउट, एक बात बताओ मेरे को, वो बाहर जो है, बाहर क्या हो रहा है कि Na+ का कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है। क्यों ज्यादा है, क्योंकि न्यूरॉन का जो मेम्ब्रेन है वो क्या क्या कर रहा है कि Na+ को अंदर नहीं आने दे रहा है। ठीक है, इसलिए बाहर कॉन्सेंट्रेशन किसका ज्यादा रहेगा, ऑब्वियसली बात है कि Na+ का कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा रहेगा। ठीक है, उसके बाद दिस फॉर्म कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट, और इसके वजह से क्या होता है, कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट बनता है। अब कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट क्या है, आप यहाँ पर फोटो में देख लीजिएगा। तो कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट इज नथिंग बट एक चार्ज डेवलप होना, पोलराइज होना, इसको हम कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट यहाँ पर बोल सकते हैं। उसके बाद मेंटेन बाय एक्टिव ट्रांसपोर्ट सोडियम पोटेशियम पंप, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये किससे मेंटेन होता है, सोडियम और पोटेशियम पंप से। अब सोडियम और पोटेशियम पंप क्या है वो यहाँ पर आपको डायग्राम में देख लेना है, फोटो में देख लेना है। ठीक है, उसके बाद ट्रांसपोर्ट 3 Na+ आयन आउट, क्या करता है, 3 Na+ आयन आउट करता है। आउट करता है मतलब न्यूरॉन के बाहर डालता है, और
2 K प्लस आयन इनटू सेल, मतलब जो 2 K प्लस आयन है वो सेल के अंदर डालने का काम ये करता है। मतलब 3 Na प्लस आयन न्यूरॉन के बाहर डालेगा और 2 Na प्लस आयन न्यूरॉन के अंदर डालेगा। समझ में आया? गुड। उसके बाद आउटर सरफेस ऑफ एक्सोनोमल मेम्ब्रेन possess positively charged while inner surface is negatively charged polarized। मतलब बाहर का जो ये रहता, बाहर का क्या रहता, बाहर का जो मेम्ब्रेन रहता वो पॉजिटिवली चार्ज रहता, वेयर एज अंदर का अंदर का निगेटिवली चार्ज रहता। समझ में आया? ओके। अब यहाँ पर नीचे का ट्रिक देखते हैं हम, एकदम सिंपल वे में समझते हैं इसको, कैसे समझना है आपको एकदम सिंपल वे में। पहले मेरे को देखने दो नीचे का आ रहा है क्या? हाँ आ रहा है, ठीक है। दिस इज आवर न्यूरॉन, ठीक है। अब यहाँ पर ट्रिक है, ध्यान देना ट्रिक पर। ये हमारा न्यूरॉन है, क्या है? न्यूरॉन है, क्या है? ओके। उसके बाद जो अंदर है वो है हमारा एक्सोप्लाज्म, जो अंदर का ये है इसको हम एक्सोप्लाज्म बोलते हैं, ठीक है। जो अंदर रहेगा वो निगेटिवली चार्ज रहेगा। कैसा रहेगा? निगेटिवली चार्ज। इतना दिमाग में बिठा लो। अब निगेटिवली चार्ज क्यों रहेगा अंदर? क्योंकि Na+ और निगेटिवली चार्ज आयन यहाँ पर ज्यादा रहेगी। क्या रहेगी? निगेटिवली चार्ज आयन यहाँ पर ज्यादा रहेगी। समझ में आया? ओके। उसके बाद यहाँ पर K+ आयन ज्यादा रहेगी, ठीक है। क्या ज्यादा रहेगी? K+ आयन ज्यादा रहेगी। एक मिनट, ठीक है। K+ अंदर ज्यादा रहेगा, मतलब यहाँ पर मैं आपको लिख के बता देता हूँ। अब एक्सोप्लाज्म आया तो आपको क्या याद रखना है? ये 3 चीजें याद रखना है। इन एक्सोप्लाज्म, ठीक है, इन एक्सोप्लाज्म ये 3 चीजें याद रखना है। ये लिख लो, यही इंपॉर्टेंट है बस। K+ आयन, नेगेटिव चार्ज और नेगेटिव प्रोटीन, नेगेटिव चार्ज प्रोटीन और लो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Na+, ठीक है। इतना याद रहेगा आपको, बस इतना याद हो गया आपको। रेस्टिंग कंडीशन ऑफ न्यूरॉन, ये यहाँ पर आपको समझ में आ जाएगा। क्या क्या याद रखना है? इन एक्सोप्लाज्म के अंदर K+ आयन ज्यादा रहता है, निगेटिव चार्ज रहता है, निगेटिव चार्ज प्रोटीन यहाँ पर ज्यादा प्रोटीन देखने को मिलता है यहाँ पर, और लो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Na+ यहाँ पर देखने को मिलता है। ये दिख रहा है क्या यार? हाँ दिख तो नहीं रहा है, बट लेट इट भी। समझ में आ गया होगा आपको, ठीक है। समझ में आ गया ये? गुड। सो ये हो गई हमारी रेस्टिंग कंडीशन। किसकी? हमारे रेस्टिंग कंडीशन किसकी हो गई है? न्यूरॉन। ठीक है। सो आप ये नोट कर लो और ये याद रखना, आप में आपका नीट में क्वेश्चन 100% बनेगा, ठीक है। इन व्हेन स्टिमुलस अप्लाइड, मतलब जब स्टिमुलस अप्लाई हो जाता है, जब स्टिमुलस अप्लाई करते हैं हम न्यूरॉन पे, तब उसकी फिजियोलॉजी कैसी रहती वो यहाँ पर हम देखने वाले हैं। वीडियो के आखिरी तक बने रहना। श्योरली नीट में एक क्वेश्चन आप फिक्स राइट करके आओगे, ये मेरी गारंटी है। और इसको एकदम सिंपल वे में समझने के लिए आज डायग्राम से भी मैं एकदम बढ़िया तरीके से इसको समझा दूंगा, ठीक है। सो वीडियो के एंड तक बने रहना। तो स्टार्ट करते हैं हम, कैसे होता है। सो सबसे पहले मैं बता देता हूँ उसका प्रोसीजर क्या रहता है, और लास्ट में एकदम सिंपल वर्ड्स में समझा दूंगा, ठीक है। व्हेन स्टिमुलस अप्लाइड, जब स्टिमुलस अप्लाइड होता है एट द साइट ऑफ पोलराइज्ड मेम्ब्रेन, एट द स्टिमुलस साइट, मतलब जब स्टिमुलस साइट रहती है हमारी, जो पोलराइज स्टेट में रहता है न्यूरॉन, रेस्टिंग स्टेट पे, वहां पर जब क्या होता है कि हम स्टिमुलस अप्लाई होता है, स्टिमुलस अप्लाई होता है मतलब कुछ सिग्नल भेजा जाता है, तब क्या होता है? फ्रीली परमिएबल टू Na+, मतलब ये जो ये रहता है अपना मेम्ब्रेन रहता है, वो फ्रीली परमिएबल हो जाता है। किसके लिए? Na+ को अंदर लेने के लिए। रैपिड इनफ्लक्स ऑफ Na+, और इसकी वजह से Na+ का इनफ्लक्स, मतलब मेम्ब्रेन में Na+ बहुत तेजी से आने लगता है, ठीक है। और
रिवर्स द पोलैरिटी, मतलब जो पोलैरिटी रहती है वो उसकी क्या हो जाती है, रिवर्स हो जाती है। क्या हो जाती है, रिवर्स हो जाती है पोलैरिटी। मतलब जो पोलैरिटी है, जैसे कि माइनस अंदर था और प्लस बाहर था, वैसे अब ये उल्टा हो जाता है कि प्लस बाहर चला जाता है और माइनस चार्ज अंदर आ जाता है। ठीक है, उसके बाद क्या बोलना है, आउटर सरफेस बिकम निगेटिवली चार्ज एंड इनर पॉजिटिवली चार्ज। मतलब यहाँ पर डीपोलराइजेशन हो जाता है। क्या हो जाता है, डीपोलराइजेशन। डीपोलराइजेशन मतलब पोलराइजेशन का उल्टा हो जाना, इसको हम डीपोलराइजेशन बोलते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद होता है सीक्वेंस रिपीटेड अलोंग द एक्सॉन एंड इंपल्स कंडक्टेड। मतलब ऐसे सीक्वेंस चलते रहती है आगे और ये कंटिन्यू होता रहता है। ठीक है, उसके बाद इट इज अ एक्सट्रीमली शॉर्ट लिव्ड एंड देन K प्लस डिफ्यूज आउटर साइड एंड रिपोलराइज ऑकर। मतलब ये बहुत ही कम समय में होता है और जो K प्लस बाहर चला गया है और Na प्लस अंदर आ गया है तो K प्लस क्या होता है, बाहर डिफ्यूज हो जाता है। बाहर डिफ्यूज हो जाता है मतलब कहीं और डिफ्यूजन कर लेता, डिफ्यूज मतलब मिल जाता है उसमें और वापस से रिपोलराइजेशन होता। मतलब डीपोलराइजेशन रिपोलराइजेशन, डीपोलराइजेशन रिपोलराइजेशन, डीपोलराइजेशन रिपोलराइजेशन, ऐसा होके कंडक्ट होता रहता है न्यूरॉन से इंपल्स। ठीक है, समझ में आया? ठीक है, अब एकदम आसानी से एकदम सिंपल लैंग्वेज में मैं यहाँ पर आपको समझाता हूँ। ठीक है, सो क्या हुआ, पहले हमने यहाँ पर स्टिमुलस अप्लाई करे। क्या करे, स्टिमुलस अप्लाई करे। स्टिमुलस मतलब समझो एक आधा स्टिमुलस दिया अपन ने, स्टिमुलस ऐसे स्टिमुलस दिए, मतलब स्टिमुलस दिए। ठीक, कुछ करे हमने न्यूरॉन को, मतलब टच वगैरह किए हमने। ठीक है, हमारी बॉडी को, तब क्या होता है कि न्यूरॉन रहते हैं बहुत सारे अपने बॉडी के अंदर, मतलब हर तरफ। तो न्यूरॉन क्या होते हैं कि ये टच करने की वजह से अब Na प्लस जो है, बाहर का Na प्लस, आउटर मेम्ब्रेन का Na प्लस, वो न्यूरॉन के एक्सोप्लाज्म में चला जाएगा। क्या करेगा, चला जाएगा। और वो जाने की वजह से अंदर जो निगेटिव चार्ज था वो पॉजिटिव हो जाएगा। अंदर जो निगेटिव चार्ज था वो पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा और बाहर जो पॉजिटिव चार्ज है वो निगेटिव हो जाएगा। ठीक है, सो यहाँ पर क्या हो जाएगा, फिर इसका मतलब क्या हो गया कि जो पोलराइजेशन था न्यूरॉन का वो डीपोलराइजेशन। ठीक है, यहाँ पे पोलराइजेशन है जैसा का वैसा है, लेकिन ये आगे ट्रैवल करेगा। ये आगे ट्रैवल क्यों करेगा, क्योंकि ये यहाँ पर पोलराइज होने के लिए ये आगे जाएगा, मतलब ये सीक्वेंस पकड़ेगा और ये बहुत फास्ट होता है, बहुत ज्यादा फास्ट होता है। ठीक है, सो इसके बाद क्या होगा फिर कि यहाँ पर रिपोलराइजेशन हो जाएगा। जैसा मेम्ब्रेन पहले था वैसे ही मेम्ब्रेन हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, लेकिन उसके आगे डीपोलराइज हो जाएगा। क्या हो जाएगा, उसके आगे क्या हो जाएगा, डीपोलराइज हो जाएगा। डीपोलराइज मतलब प्लस का जो चार्ज है वो अंदर आ जाएगा और माइनस का चार्ज बाहर चला जाएगा। मतलब Na प्लस की एंट्री अंदर हो जाएगी और K प्लस की एंट्री बाहर हो रही है। सो समझ में आ रहा है ना, तो Na प्लस अंदर आ रहा है, इसका मतलब ये पॉजिटिव चार्ज लेके आ रहा है और K प्लस बाहर जा रहा है, मतलब ये प्रोटीन जो निगेटिवली चार्ज प्रोटीन है वो बाहर लेके जा रहा है। सो यहाँ पर ये डिपोलराइजेशन कर लेगा। उसके बाद क्या होगा, और पोलराइजेशन स्टेट में ये वापस इधर रहने वाला था। ये पोलराइज स्टेट में था पहले ही, लेकिन फिर बाद में ये डिपोलराइज हो जाएगा और इसको डिपोलराइज कर देगा। मतलब ये सीक्वेंस ऑफ इवेंट चलता रहता है। ठीक है, समझ में आया? ओके, अगर नहीं समझ में आएगा तो कमेंट में मेरे को जरूर पूछना, क्योंकि यहाँ से नीट में क्वेश्चन आना तय है। ठीक है, नीट एक क्वेश्चन, नीट 2025 और 2026 हो, यहाँ से क्वेश्चन डालना ही है, क्योंकि सबसे कंफ्यूजिंग पार्ट है ये। ठीक है, समझ में आ गया होगा, मेरे को ऐसी गारंटी है। नहीं समझ में आएगा तो कमेंट में बताना, मैं एक और बार वीडियो बना के आपको बताऊंगा ये अच्छे से। और A nerve impulse is transmitted from one to another through a junction, synapse. पहले ही वीडियो में मैंने समझा दिया था सिनेप्स क्या रहता है। सो सिनेप्स इज नथिंग बट गैप बिटवीन टू न्यूरॉन। मतलब ये गैप रहता है दो न्यूरॉन के बीच में। कितने न्यूरॉन के बीच में, दो न्यूरॉन के बीच में। ये एक न्यूरॉन है और ये एक न्यूरॉन है। सो इसकी जो एक्सॉन की एंडिंग है और इसकी जो डेंड्राइट्स की स्टार्टिंग है, इनके बीच में क्या रहता, इट इज अ गैप एंड दैट गैप इज नोन एज सिनेप्स। ये गैप को हम क्या बोलेंगे, सिनेप्स बोलेंगे। ठीक है, सिनेप्स बोलेंगे। अब आगे उसके बाद फॉर्म बाय प्री सिनेप्टिक एंड पोस्ट सिनेप्टिक न्यूरॉन। मतलब ये है प्री सिनेप्टिक न्यूरॉन, प्री सिनेप्टिक स्टार्ट हो रहा है, और ये है पोस्ट सिनेप्टिक न्यूरॉन। इसके एक्सॉन की एंडिंग को प्री सिनेप्टिक न्यूरॉन बोलेंगे और इसके स्टार्टिंग को हम क्या बोलेंगे, पोस्ट सिनेप्टिक न्यूरॉन ऐसा
बोलेंगे। समझ में आ गया? गुड। उसके बाद सेपरेट और मे बी नॉट सेपरेट बाय गैप, सिनेप्टिक क्लेफ्ट। जो गैप रहता है उसको सिनेप्टिक क्लेफ्ट भी हम बोलते हैं, पोस्ट और प्री सिनेप्टिक न्यूरॉन के बीच में का। ठीक है, समझ में आया? ये मैं मिटा देता हूं और इसके आगे का हम देखते हैं। ठीक है, लिख लो आप। इसके बाद हम 2 टाइप्स ऑफ सिनेप्स देख लेते हैं यहाँ पर। ठीक है, सिनेप्स तो मैंने बता दिया क्या था, अभी बताया सिनेप्स क्या था। अब इसके टाइप्स कौन से रहते हैं? तो मेनली इसके 2 टाइप्स गिरते हैं, एक है इलेक्ट्रिकल सिनेप और एक है केमिकल सिनेप। अब इलेक्ट्रिकल सिनेप में क्या होता? देखो, इलेक्ट्रिकल सिनेप में क्या होता? द मेम्ब्रेन ऑफ प्री एंड पोस्ट सिनेप्टिक न्यूरॉन आर इन वेरी क्लोज प्रोक्सिमिटी। मतलब प्रॉक्सिमिटी मतलब जो पोस्ट और प्री न्यूरॉन रहते हैं वो बहुत ज्यादा पास में रहते हैं, बहुत ज्यादा ही पास में रहते हैं, और या फिर कनेक्टेड ही रहते, ऐसे ही समझ लो, क्लोज रहते या फिर कनेक्टेड रहते, एक न्यूरॉन और दूसरा न्यूरॉन। ठीक है, इलेक्ट्रिक करंट कैन फ्लो डायरेक्टली फ्रॉम वन न्यूरॉन टू अनदर न्यूरॉन। अब इलेक्ट्रिक करंट क्या करेगा? एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन में डायरेक्ट फ्लो करेगा। कैसा फ्लो करेगा? डायरेक्ट फ्लो करेगा, क्योंकि यहाँ पर सिनेप्स देखने को मिल सकता है या फिर नहीं मिल सकता, हम नहीं बता सकते। ठीक है, तो उसके बाद ये फास्टर रहता, करंट फास्ट ही रहेगा ना, केमिकल से ज्यादा फास्ट करंट ही रहेगा, बट ऑब्वियस सी बात है। ठीक है, उसके बाद ये केमिकल सिनेप्स से फास्टर रहता है। ठीक है, उसके बाद ये इलेक्ट्रिकल सिनेप बहुत रेयर पाए जाते हैं अपने बॉडी में। कैसे ये रेयर है? मतलब हमको ये कम देखने को मिलते हैं एज कंपेयर टू केमिकल सिनेप्स। ठीक है, केमिकल सिनेप्स ज्यादा देखने को मिलते हैं, इलेक्ट्रिकल सिनेप्स कम देखने को मिलते हैं। इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। उसके बाद केमिकल सिनेप। केमिकल सिनेप में क्या होता है? द मेम्ब्रेन ऑफ प्री एंड पोस्ट सिनेप्टिक न्यूरॉन सेपरेटेड बाय फ्लूइड स्पेस सिनेप्टिक क्लेफ्ट। मतलब यहाँ पर गैप रहता है और वो गैप को एक फ्लूइड से भरा हुआ रहता है, वो गैप न्यूरॉन के बीच में, जिसको हम सिनेप्स बोलते हैं, और वो जो गैप रहता है उसमें एक फ्लूइड भरा हुआ रहता है, वो फ्लूइड को क्या बोलते हैं हम? सिनेप्टिक क्लेफ्ट बोलते हैं। वो फ्लूइड जहां पर भरा रहता है उसको। इसमें न्यूरोट्रांसमीटर देखने को मिलते हैं। क्या देखने को मिलते हैं? न्यूरोट्रांसमीटर। जो न्यूरोट्रांसमीटर रहते हैं वो क्या काम करते हैं? इन्वॉल्व इन ट्रांसमिशन, मतलब एक जगह से दूसरी जगह ले जाने का काम। ट्रांसमिशन मतलब कौन करता है यहाँ पर? न्यूरोट्रांसमीटर। किसमें? केमिकल्स में। तो न्यूरोट्रांसमीटर क्या है? इट इज अ टाइप ऑफ केमिकल्स। ये केमिकल्स है, जैसे एसिटाइल कोलाइन हो गया, ये सब क्या है? एसिटाइल कोलाइन है ना, ये सब एसिटाइल कोलाइन क्या, हाँ एसिटाइल कोलाइन। तो ये क्या है? न्यूरो ट्रांसमीटर है। उसके बाद व्हेन इंपल्स अराइव एट एक्सॉन। अब यहाँ पर ट्रांसमिशन देखते हैं कि केमिकल में कैसा ट्रांसमिशन हो रहा है। इलेक्ट्रिकल में देखा हमने डायरेक्ट ट्रांसमिशन हो रहा है, जैसे करंट का ट्रांसमिशन होता है, जैसे पंखा डाला पंखा चालू हो गया, वैसे मतलब पंखा डाला हमने तो डालना ये स्टिमुलस है, और बाद में ट्रांसमिशन हुआ और पंखा चालू हो गया, ये उसका इफेक्ट है। ठीक है, समझ में आया? वैसे ही हमारे बॉडी में भी होता है। किसमें? इलेक्ट्रिकल सिनेप्स में। वेयर एज इन केमिकल सिनेप्स में क्या होता है कि प्री सिनेप्टिक क्लेफ्ट रहती है और पोस्ट सिनेप्टिक क्लेफ्ट रहती है। यहाँ पर देख लो आप। और वो क्या काम करती है कि एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन में जो प्री सिनेप्टिक रहती है उसमें क्या रहता? न्यूरोट्रांसमीटर रहता है, और वो न्यूरोट्रांसमीटर इधर पोस्ट सिनेप्टिक न्यूरॉन को जाकर चिपकता है, वो भी एक स्पेसिफिक रिसेप्टर से, और चिपकने के बाद वो ट्रांसमिट करता है सिग्नल। समझ में आया? गुड। देख लेते हैं फिर। व्हेन इंपल्स अराइव्ड एट एक्सॉन टर्मिनल। अब इंपल्स कहां पर चला गया? एक्सॉन के टर्मिनल पे। स्टिमुलेट्स द मूवमेंट ऑफ सिनेप्टिक वेसिकल। मतलब जो सिनेप्टिक वेसिकल है, जहां पर क्या है? सिनेप्टिक टुवर्ड मेम्ब्रेन। सिनेप्टिक वेसल में ये मूवमेंट करेगा, और वो मूवमेंट की वजह से न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज हो गए, और न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज होने के बाद वो पोस्ट सिनेप्टिक न्यूरॉन के, पोस्ट मतलब दूसरे न्यूरॉन के स्पेसिफिक रिसेप्टर पे जाके चिपकेंगे, और उस चिपकने की वजह से क्या होगा? आयन जनरेट होंगे और न्यू पोटेंशियल जनरेट होगा, और वो न्यू पोटेंशियल या तो इनहिबिटरी मतलब रोकने वाला होगा, या फिर एक्साइटेटरी होगा, मतलब एक्साइट करने वाला होगा। सो यहाँ पर हमने न्यूरॉन का एक एक चीज देख ली है जो नीट में आ सकती है, और ये सिर्फ नीट के लिए है, इसके बाहर नीट में कुछ नहीं जाएगा, मेरी गारंटी है। आपने इतना पढ़ लिया तो आप ये बहुत अच्छे से नीट में के क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे। नहीं तो आपने खुद चेक कर लेना है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगा के, लेकिन 2024 और 2023 की लगाना, क्योंकि उसके पहले के थोड़े डिफिकल्ट आते थे।
सो थैंक यू सो मच। वीडियो अच्छा लगा होगा तो अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर। स्ट्रक्चर एंड फंक्शन, ब्रेन स्ट्रक्चर एंड फंक्शन के बारे में आज यहाँ पर हम पढ़ने वाले हैं। द ब्रेन इज अ सेंट्रल इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग ऑर्गन, कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम। मतलब ब्रेन क्या है? ये इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग ऑर्गन है और कमांड और कंट्रोल अपने बॉडी को देता है। कंट्रोल द वॉलेंटरी मूवमेंट, बैलेंस ऑफ द बॉडी, फंक्शन ऑफ वाइटल इनवॉलेंटरी ऑर्गन। मतलब जो वॉलेंटरी मूवमेंट रहते हैं और इनवॉलेंटरी मूवमेंट रहते हैं, सबको कंट्रोल का काम कौन करता? सबको कंट्रोल का काम किसका है? यहाँ पर ब्रेन का है। ठीक है। साइट ऑफ प्रोसेसिंग, विजन, हेयरिंग, स्पीच, मेमोरी, इंटेलिजेंस, इमोशन एंड थॉट्स। मतलब जो साइट ऑफ प्रोसेस है, विजन के लिए जो रिस्पॉन्सिबल है, हेयरिंग के लिए जो रिस्पॉन्सिबल है, स्पीच के लिए जो रिस्पॉन्सिबल है, मेमोरी के लिए जो रिस्पॉन्सिबल है, इंटेलिजेंस के लिए जो रिस्पॉन्सिबल है, इमोशंस के लिए जो रिस्पॉन्सिबल है और थॉट्स के लिए जो रिस्पॉन्सिबल है, उसके सारे काम जो समझ के लेने के काम है, प्रोसेसिंग के काम है, थॉट्स के हर चीज का काम जो रहता, मतलब इंटेलिजेंस हो गया, हेयरिंग हो गया, विजन हो गया, ये सिर्फ एक अपना इम्पल्स ट्रैवल करने के, सिग्नल ट्रैवल करने के सोर्स है, जो है अपने स्किन हो गई, फिर आईज हो गए, कान हो गए अपने दोनों, ईयर्स हो गए, नाक हो गई, टंग हो गई, ये सब क्या है? इट इज नथिंग बट अ सेंसरी ऑर्गन। लेकिन इसकी सबकी प्रोसेसिंग कहाँ पर होती है? तो ब्रेन में होती है। कहाँ पर होती है? ब्रेन में होती है। उसके बाद लेयर ऑफ ब्रेन, इनसाइड द स्कल ब्रेन इज कवर्ड बाय क्रैनियल मैनेजेस। मतलब ब्रेन के अंदर क्रैनियल मैनेजेस में जो रहता है वो ब्रेन क्या रहता है? प्रोटेक्टेड रहता है। ठीक है। उसके बाद डूरामीटर आउटर लेयर रहता है, पायामीटर मिडल लेयर रहता है और आर्कनॉइड इनर लेयर रहता है। अब ये आपको याद करना ही है। ठीक है। डूरामीटर मतलब बाहर का लेयर, डूरा मतलब ड्यूरेबल जो रहेगा वो बाहर का लेयर। ऐसा इस ये ट्रिक से आप याद रख सकते हैं। ठीक है। ड्यूरामीटर पायामीटर से याद रख सकते हैं। ठीक है। देखो वहां पर ब्रेन के कितने लेयर रहते हैं? यहाँ पर 3 लेयर रहते हैं। ये क्या करते हैं? प्रोटेक्ट करने का काम करते हैं। ब्रेन को क्या करने का काम करते हैं? प्रोटेक्ट करने का काम करते हैं। ठीक, समझ में आ गया? उसके बाद देखेंगे हम डिवीजन ऑफ ब्रेन। तो डिवीजन ऑफ ब्रेन मतलब ब्रेन के कितने डिवीजन है? डिवीजन मतलब ब्रेन को कितने पार्ट्स में हम बांट सकते हैं, कितने पार्ट्स में हम ब्रेन को बांट सकते हैं। तो नियर अबाउट हम ब्रेन को 3 पार्ट्स में बांट सकते हैं। एक है फोर ब्रेन मतलब सामने वाला ब्रेन, मिड ब्रेन मतलब बीच वाला ब्रेन और हाइंड ब्रेन मतलब पीछे का ब्रेन। ठीक है। इतना समझ में आ गया? सो फोर ब्रेन है मतलब सामने वाला ब्रेन, मिड ब्रेन मतलब बीच वाला और हाइंड ब्रेन मतलब पीछे वाला। ठीक है। सो एक एक करके हम इन सारे ब्रेन के स्ट्रक्चर को देखेंगे। ठीक है। सो आप ये लिख लो, उसके आगे हम देखते हैं। देख के आइए, क्योंकि उसमें मैंने ब्रेन के लेयर और पार्ट समझाए थे, वो वीडियो देख के आना है, फिर आपको ये बहुत अच्छे से समझ में आएगा। तो स्टार्ट करते हैं हम फ्रॉम फोर ब्रेन से। तो फोर ब्रेन क्या रहता? कंसिस्ट 3 पार्ट्स। कितने? 3 पार्ट्स कंसिस्ट करता है। एक है सेरेबेलम, एक है थैलेमस और एक है हाइपोथैलेमस। मतलब जो फोर ब्रेन है उसमें 3 पार्ट रहते हैं। कौन से? सेरेबेलम, सेरेब्रम, थैलेमस और हाइपोथैलेमस। कितने? ये 3 पार्ट हमको देखने को मिलते हैं यहाँ पर। उसके बाद ये 3 पार्ट हमको किसमें देखने को मिलते हैं? फोर ब्रेन में, मतलब सामने के ब्रेन में। ठीक है। उसके बाद सेरेब्रम। अब सेरेब्रम की बात करते हैं हम। सेरेब्रम क्या है? तो सेरेब्रम क्या है? इट इज अ मेजर पार्ट ऑफ द ब्रेन। मतलब ये मेजर पार्ट है ब्रेन का। कैसा पार्ट है? मेजर मतलब बड़ा वाला पार्ट है ब्रेन का। ठीक है। उसके बाद डीप क्लेफ्ट डिवाइड्स द सेरेब्रम लॉन्गिट्यूडनली इनटू 2 हाफ्स। मतलब जो सेरेब्रम है उसको 2 इसमें डिवाइड कर दिया जाता है। किसके जरिए? क्लेफ्ट डिवाइड, डीप लॉन्गिट्यूडनली डिवाइड कर दिया जाता एक क्लेफ्ट के जरिए, डीप क्लेफ्ट के जरिए। कहां पर? 2 हाफ्स में, मतलब 2 हाफ्स में। उसको हम क्या बोलते हैं? एक लेफ्ट हाफ और एक राइट हाफ। तो ये लेफ्ट हाफ और राइट हाफ को क्या बोलते हैं हम? राइट सेरिब्रल हेमिस्फीयर या फिर लेफ्ट सेरिब्रल हेमिस्फीयर, ऐसा हम इसको बोलते हैं। ठीक है। मतलब इसका डिवीजन हो जाता किसके वजह से? डीप क्लेफ्ट के वजह से। डीप क्लेफ्ट के वजह से इसका डिवीजन हो जाता, और वो डिवीजन होने की वजह से क्या होता कि ये डिवाइड हो जाता 2 सेरिब्रल हेमिस्फीयर में, एक राइट सेरिब्रल हेमिस्फीयर और एक लेफ्ट सेरिब्रल हेमिस्फीयर। द हेमिस्फीयर कनेक्टेड बाय ट्रैक्ट ऑफ नर्व्स। मतलब जो हेमिस्फीयर है वो ट्रैक्ट ऑफ नर्व से कनेक्टेड रहता है। किससे कनेक्टेड रहता? ट्रैक्ट ऑफ नर्व से। उससे उसको क्या बोलते हैं हम? कार्पस कैलोसम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कार्पस कैलोसम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कार्पस कैलोसम। मतलब जो नर्व ट्रैक्ट से जुड़ा हुआ है सेरेब्रम हेमिस्फीयर, उसको हम कार्पस कैलोसम ऐसा बोलते हैं। ठीक है। उसके बाद
द लेयर ऑफ सेल विच कवर्स द सेरेब्रल हेमिस्फीयर नोन एज सेरेब्रल कॉर्टेक्स। मतलब जो फोल्ड रहते सेरेब्रल हेमिस्फीयर को, लेयर ऑफ सेल मतलब जो लेयर रहती सेल्स की जो सेरेब्रल हेमिस्फीयर को कवर करती, उस कवरिंग को हम क्या बोलते हैं, हम उसको बोलते हैं सेरेब्रल हेमिस्फीयर की कवरिंग को सेरेब्रल कॉर्टेक्स। ये एक प्रोमिनेंट फोल्ड्स रहते हैं। कैसे रहते हैं ये प्रोमिनेंट फोल्ड्स। अब सेरेब्रल कॉर्टेक्स क्या रहता है, इट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग कि सेरेब्रल कॉर्टेक्स क्या है। इसमें से नीट में से क्वेश्चन आना तय है, ठीक है। सो आप ये ध्यान से देख लीजिएगा, ठीक है। देखते हैं हम सेरेब्रल कॉर्टेक्स नोन एज ग्रे मैटर ड्यू टू इट्स ग्रेविश अपीयरेंस। मतलब जो सेरेब्रल कॉर्टेक्स है उसको हम क्या बोलते हैं, ग्रे मैटर बोलते हैं। क्यों ग्रे मैटर क्यों बोला जाता है उसको, क्योंकि उसका जो अपीयरेंस है वो कैसा दिखता है, ग्रे कलर का दिखता है। कैसे, ग्रेविश कलर का दिखता है। कैसे कलर का दिखता है, ग्रेविश कलर का, ठीक है। न्यूरॉन सेल बॉडीज आर कनेक्टेड है। मतलब जो न्यूरॉन्स की बॉडी है, न्यूरॉन सेल्स की बॉडीज है वो यहाँ पर कनेक्टेड रहती है, ठीक है। सेरेब्रल कॉर्टेक्स कंटेन सेंसरी एंड मोटार एरियाज। मतलब सेंसरी और मोटार एरियाज भी सेरेब्रल कॉर्टेक्स में रहते हैं। सेंसरी और मोटार एरिया मतलब, सेंसरी एरिया मतलब ऐसा एरिया जो सेंस करके इंपल्स को ब्रेन में ला रहा है, और मोटार एरिया मतलब जो सिग्नल उस इंपल्स के, जहां से इंपल्स आया है वहां पर सिग्नल भेज रहा है, ठीक है। समझ में आया, ओके। उसके बाद एंड लार्ज रीजन दैट आर नाइदर क्लियरली सेंसरी नॉर मोटार इन फंक्शन। मतलब बहुत बड़ा रीजन ऐसा भी रहता है कि जहां पर ना तो सेंसरी न्यूरॉन है ना तो मोटर न्यूरॉन है, बल्कि ये दोनों भी नहीं होने के बाद भी ये एक लार्ज रीजन कंटेन करता है सेरेब्रल कॉर्टेक्स। उसके वजह से ये हम इसको क्या बोलते हैं, दिस रीजन इज ऑल्सो एसोसिएशन एरिया। ये रीजन को हम क्या बोलते हैं, एसोसिएशन एरिया बोलते हैं। मतलब जो ना तो सेंसरी है ना तो मोटार है, ऐसे एरिया को हम क्या बोलते हैं, सेंसरी एरिया। क्या बोलते हैं, सेंसरी एरिया, ठीक है। उसके बाद एरियाज फॉर कॉम्प्लेक्स फंक्शन सच एज इंटर सेंसरी फंक्शन। मतलब ये जो एरिया रहता है इसका फंक्शन क्या रहता, इंटर सेंसरी फंक्शन रहता। मतलब जो एरिया नाइदर सेंसरी है नाइदर मोटार है, उसका काम क्या है कि इंटर सेंसरी फंक्शन करता हो। क्या फंक्शन करता है, इंटर सेंसरी फंक्शन। सेरेब्रल कॉर्टेक्स के और क्या क्या फंक्शन है मैं आपको बोल देता, ठीक है। सो सेरेब्रल फंक्शन के और फंक्शन क्या क्या है, तो वो फंक्शन क्या है कि मेमोरी और कम्युनिकेशन में भी ये काम आता है। मेमोरी और कम्युनिकेशन में, ठीक है। दिख नहीं रहा होगा शायद, मेमोरी और कम्युनिकेशन नहीं दिख रहा है। सो मेमोरी और कम्युनिकेशन में भी ये यहाँ पर काम में आता है, ठीक है। लिख लो। सो नेक्स्ट पार्ट कौन सा है हमारा, थैलेमस है। फोर ब्रेन में नेक्स्ट पार्ट कौन सा है हमारा, थैलेमस। अब थैलेमस कहां पर रहता है, देखो सेरेब्रम रैप्ड अराउंड अ स्ट्रक्चर। मतलब जो रैप करता है सेरेब्रम को, वो स्ट्रक्चर को हम क्या बोलते हैं, थैलेमस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, थैलेमस बोलते हैं। उसके बाद मेजर कोऑर्डिनेटिंग सेंटर फॉर सेंसरी एंड मोटार सिग्नलिंग। अब इसकी बात आई थैलेमस की, तो क्या याद रखना है आपको, सेंसरी एंड मोटार सिग्नलिंग। क्या सेंसरी एंड मोटार सिग्नलिंग का काम किसका है, थैलेमस का है। किसका है, थैलेमस का है। किसका है, थैलेमस का है, ठीक है, याद रहेगा, ओके। उसके बाद ये थैलेमस अपना खत्म होता है। थैलेमस बहुत कम दिया हुआ है एनसीईआरटी में, करके इतना ही पढ़ा रहा हूं, ओके। उसके बाद हाइपोथैलेमस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये आपको याद ही रखना है, ठीक है। देख लेता हूं मैं, दिख रहा है क्या अच्छे से, एक बार, हाँ अच्छे से दिख रहा है, ओके। लाइज एट द बेस ऑफ थैलेमस। ये बेस पे रहता है किसके, थैलेमस के। किसके बेस पे रहता है, थैलेमस के। उसके बाद कंट्रोल नंबर ऑफ सेंटर्स। मतलब नंबर ऑफ सेंटर्स ये कंट्रोल करता है। नंबर ऑफ सेंटर्स कंट्रोल करता है मतलब इसके ये क्या क्या कंट्रोल करेगा, नंबर ऑफ सेंटर्स कंट्रोल करेगा। सेंटर्स मतलब कैसे, विच कंट्रोल बॉडी टेम्परेचर। मतलब बॉडी टेम्परेचर कंट्रोल करने का काम करता है ये। अर्ज ऑफ ईट, मतलब खाने की भूख लग गई आपको, तो आपको सिग्नल देगा कि भूख लग गई है, चल भाई खाना खा ले अभी, तो ये अर्ज ऑफ ईट भी करेगा। ड्रिंकिंग, और पानी की प्यास लग गई आपको, मतलब पानी पीना है, तब भी आपको क्या होगा कि अर्ज ऑफ ईट एंड ड्रिंकिंग के लिए ये काम आता है। कौन काम आता है, हाइपोथैलेमस। उसके बाद also contain न्यूरोसिक्रेटरी सेल, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। न्यूरोसिक्रेटरी सेल क्या रहते हैं, न्यूरोसिक्रेटरी सेल जो कि हार्मोन सिक्रेट करते हैं। क्या सिक्रेट करते हैं, हार्मोन। क्या बोलते हैं इनको, क्या बोलते हैं इनको, हार्मोन। और स्पेसिफिक बोले तो क्या बोलेंगे इनको, हाइपोथैलेमिक हार्मोन। हाइपोथैलेमिक हार्मोन क्यों बोला जाएगा, क्योंकि ये हाइपोथैलेमस से निकल रहे हैं, ठीक है। जो अगला चैप्टर रहेगा हमारा केमिकल कोऑर्डिनेशन, उसमें हाइपोथैलेमस के बारे में बहुत कुछ हमको पढ़ना है, वेरियस हार्मोन्स के बारे में। उसके बाद
लिम्बिक लोब, कौन सा लोब? लिम्बिक लोब और सिस्टम, इनर पार्ट ऑफ सेरेबल हेमिस्फीयर। कैसा रहता है ये? इनर पार्ट है सेरेबल हेमिस्फीयर का, लिम्बिक लोब। ठीक है, लिम्बिक लोब क्या रहता है वो देख लो अब, लिम्बिक लोब या फिर लिम्बिक सिस्टम, ये इनर पार्ट है सेरेबल हेमिस्फीयर का। एंड अ ग्रुप ऑफ एसोसिएटेड डीप स्ट्रक्चर लाइक अमाइगडाला, हिप्पोकैम्पस। मतलब ये बहुत बहुत ज्यादा जरूरी है। अमाइगडाला, हिप्पोकैम्पस कहां पर देखने को मिलता है हमको? तो लिम्बिक सिस्टम में देखने को मिलता है। कहां पर देखने को मिलता है? लिम्बिक सिस्टम में। और ये अमाइगडाला हिप्पोकैम्पस का काम क्या है, या फिर लिम्बिक लोब का काम क्या है? तो इसका काम क्या है देखो, अलॉन्ग विथ हाइपोथैलेमस, हाइपोथैलेमस के साथ इट इन्वॉल्व इन रेगुलेशन ऑफ बिहेवियर, बिहेवियर को रेगुलेट करता है, एक्सप्रेशन को रेगुलेट करता है। बिहेवियर मतलब हम कैसे रहते हैं, कैसे नहीं रहते, मतलब हमारा बिहेवियर कैसा है, उसको कंट्रोल करने वाला कौन सा सिस्टम है? लिम्बिक सिस्टम है। और क्या है? हाइपोथैलेमस। ये दोनों मिलके क्या करते हैं? एक्सप्रेशन, मतलब जैसे अपन एक्सप्रेशन देते हैं, हंसना, रोना, बोलना, गुस्सा करना, ये सब एक्सप्रेशन देने के काम इसके हैं। और क्या काम है? ऑफ इमोशन रिएक्शन। इमोशन रिएक्शन मतलब ये इमोशन को भी कंट्रोल करता है और सेक्सुअल एक्टिविटीज को भी एक्टिवेट करता है, मतलब लिबिडो को भी एक्टिवेट करने का काम ये यहाँ पर कौन करता है? लिम्बिक लोब करता है या फिर लिम्बिक सिस्टम करता है। एक्साइटमेंट, प्लेजर, रेंज एंड फियर, मतलब वही कि आपको इमोशनल रिएक्शन कैसे देना है वो भी ये कंट्रोल करता है। और मोटिवेशन, जब आपको पढ़ने का मोटिवेशन आता है कि भाई डॉक्टर बनना है या फिर इंजीनियर बनना है या फिर कलेक्टर बनना है या आईएएस बनना है, तो ये सब कहाँ से आता है? ये सब लिम्बिक सिस्टम से आता है। कहाँ से आता है? लिम्बिक सिस्टम से। लिम्बिक सिस्टम और किससे? लिम्बिक सिस्टम और हमारे क्या बोलते हैं उसको? लिम्बिक सिस्टम और इससे आता है हाइपोथैलेमस से। ठीक है, समझ में आ गया? ओके, तो यहाँ तक लिख लो आप। और यहाँ पर हमारा फोर ब्रेन खत्म होता है। इसके अगले वीडियो में हम क्या देखेंगे? मिड ब्रेन देखेंगे। ठीक है, वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक जरूर करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलना, और साथ ही साथ सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल मत भूलना। और कुछ डाउट रहा तो इसमें कमेंट कर देना। थैंक यू। तो स्टार्ट करते हैं हम मिड ब्रेन से कि मिड ब्रेन क्या रहता है। तो देख लेते हैं मिड ब्रेन क्या रहता है। लोकेटेड बिटवीन थैलेमस एंड हाइपोथैलेमस ऑफ द फोर ब्रेन एंड पॉन्स ऑफ हिंड ब्रेन। मतलब ये कहां पर लोकेटेड है, कहां पर प्रेजेंट रहता है? ये बिटवीन हाइपोथैलेमस और फोर ब्रेन, थैलेमस, हाइपोथैलेमस एंड पोन्स ऑफ हाइंड ब्रेन। मतलब ये हाइपोथैलेमस, थैलेमस और पोन्स ऑफ हाइंड ब्रेन के अंदर प्रेजेंट रहता है ये। ठीक है, कौन सा वाला ब्रेन? मिड ब्रेन। मिड ब्रेन मतलब बीच वाला ब्रेन। कौन से वाला ब्रेन? बीच वाला ब्रेन। ठीक है, उसके बाद क्या बोलना है इनका? कैनाल ट्रैवल सेरेबल एक्वाडक्ट। जो सेरेबल एक्वाडक्ट है ये इसके बीच में से ट्रैवल करती है, जो कि कैनाल के जैसा ट्रैवल करती है। कहां से? मिड ब्रेन से। कहां से? मिड ब्रेन से। उसके बाद द डोर्सल पोर्शन ऑफ मिड ब्रेन कंसिस्ट 4 राउंड स्वेलिंग कॉल्ड कार्पोरा क्वाड्रिजेमिना। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कार्पोरा क्वाड्रिजेमिना क्या है? इट इज नथिंग बट 4 फोल्ड्स है। कहां पर? मिड ब्रेन में, जिसको हम क्या बोलते हैं? कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमिना बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं? कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमिना। कहां पर रहता है? मिड ब्रेन के डॉर्सल पोर्शन में रहता। कहां पर रहता? डॉर्सल मतलब पीछे के भाग में रहता। कहां पर रहता? मिड ब्रेन के पीछे के भाग में हमको 4 फोल्ड्स देखने को मिलते हैं। वो 4 फोल्ड्स को हम क्या बोलते हैं? कार्पोरा क्वाड्रिजेमिना। ठीक है, उसके बाद हम देखेंगे हाइंड ब्रेन। हाइंड ब्रेन क्या रहता है? जो सबसे पीछे वाला ब्रेन है। कौन सा ब्रेन है? जो सबसे पीछे रहता है, जिसको हम छोटा दिमाग भी बोलते हैं हिंदी में। ठीक है, सो इसमें 3 टाइप्स आते हैं, 3 पार्ट रहते हैं। इसमें टाइप बोल रहा हूं मैं, 3 पार्ट रहते हैं। एक पॉन्स रहता है, एक सेरेबेलम रहता है और एक क्या रहता? मेडुला ऑब्लिगाटा। ठीक है, मेडुला ऑब्लिगाटा। ठीक है, सो ये 3 पार्ट्स इसमें हमको देखने को मिलते हैं। तो चलो देखते हैं पॉन्स का क्या काम है। कंसिस्ट ऑफ फाइबर ट्रैक्ट दैट इंटरकनेक्ट डिफरेंट पार्ट ऑफ ब्रेन। मतलब यहाँ पर क्या रहता है? फाइबर ट्रैक्ट रहती है। फाइबर ट्रैक्ट रहता है जो इंटरकनेक्ट करता। फाइबर ट्रैक्ट मतलब एक ट्रैक्ट रहता है जो कि अलग अलग पार्ट्स ऑफ ब्रेन को कनेक्ट करने का काम करता है। कौन? पॉन्स। ठीक है, उसके बाद सेरेबेलम। अब सेरेबेलम क्या है देखो, वेरी कॉन्वुलेटेड। कैसा रहता है? वेरी कॉन्वुलेटेड। अब हमने एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट एंड एलिमिनेशन में देखे थे कि कॉन्वुलेशन मतलब क्या होता है। कॉन्वुलेटेड मतलब कि बहुत ज्यादा गोल गोल और उसके बाद बहुत ज्यादा कंपैक्ट के साथ साथ उसमें बहुत ज्यादा फोल्ड्स रहेंगे और बहुत ज्यादा सरफेस एरिया बढ़ाने के लिए वो कॉन्वुलेटेड रहेगा। कैसा रहेगा? कॉन्वुलेटेड मतलब घुमा हुआ, गोल 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 करा हुआ। ठीक है, बहुत ज्यादा कॉन्वुलेटेड रहता। और ये क्या करता? सरफेस टू एडिशन ऑफ न्यूरॉन। ये क्या काम करता? ये सरफेस देता बहुत ज्यादा एडिशन, दूसरे जो न्यूरॉन है, बहुत सारे न्यूरॉन को एडिशन करने के लिए, न्यूरॉन के एडिशन के लिए। ठीक है,
उसके बाद दूसरा पार्ट है हमारा मेडुला ऑफ ब्रेन। मेडुला ऑफ ब्रेन मतलब मेडुला ऑफ ब्रेन को हम मेडुला ऑब्लिगाटा भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मेडुला ऑब्लिगाटा। यहाँ पे ऑब्लिगाटा, ठीक है, मेडुला ऑब्लिगाटा। क्या काम करता है ये? इट कनेक्टेड टू स्पाइनल कॉर्ड ऑफ द ब्रेन, मतलब ये ब्रेन को स्पाइनल कॉर्ड से कनेक्ट करने का काम करता है। क्या काम करता है? ब्रेन को स्पाइनल कॉर्ड से कनेक्ट करने का काम इसका होता है, मेडुला ऑब्लिगेटा का। इट ऑल्सो कंट्रोल सेंटर्स, ये कुछ सेंटर भी कंट्रोल करता है, जैसे कि कार्डियोवास्कुलर रिफ्लेक्स, रेस्पिरेशन एंड गैस्ट्रिक सिक्रेशन। ये तीन याद ही रखना है आपको, कार्डियोवास्कुलर रिफ्लेक्सेस और रेस्पिरेशन और गैस्ट्रिक सिक्रेशन कंट्रोल कौन करता है? तो वो कंट्रोल कौन करता है? अपना मेडुला ऑब्लिगाटा कंट्रोल करता है। क्या करता है? कंट्रोल करता है। ठीक है, समझ में आ गया? ये इतना लिख लो आप, फिर मैं मिटा के आगे का लिखता हूं। ठीक है, ब्रेन का एक लास्ट पार्ट देख लेते हैं हम। 3 मेजर रीजन मेकअप ब्रेन स्टीम। ब्रेन स्टीम क्या रहता है? तो ब्रेन स्टीम ये देख लेते हैं हम। तो ब्रेन स्टीम ये 3 कंपोनेंट, 3 पार्ट से मिलकर बना हुआ रहता है। वो 3 पार्ट कौन से है? तो सबसे पहले है मिड ब्रेन, मिड ब्रेन रहता है, फिर हाइड ब्रेन का पॉन्स और मेडुला ऑब्लिगेंडा। ये तीनों मिला के क्या बनाते हैं? ब्रेन स्टीम बनाते हैं, जो कि कनेक्टेड रहती है किससे? अपने स्पाइनल कॉर्ड से। स्पाइनल कॉर्ड मतलब आपको पता होगा, स्पाइनल कॉर्ड इज नथिंग बट CNS, इट इज नथिंग बट अ सेंट्रल नर्वस सिस्टम। हमने पहले पढ़ा था ये। ठीक है, सो ये इससे कनेक्टेड रहती ब्रेन से। ठीक है, उसके बाद एक चीज रहती रिफ्लेक्स एक्शन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। रिफ्लेक्स एक्शन बहुत ज्यादा जरूरी है। ये रिफ्लेक्स एक्शन क्या होता है? रिफ्लेक्स एक्शन मतलब कोई भी चीज को हमने इंस्टेंटेनियसली रिस्पॉन्स करना, उसको हम क्या बोलते हैं? रिफ्लेक्स एक्शन। जैसे कि आपको चटका लगा, आपने फटक से हाथ बाहर निकाल लिया, ये क्या है? इट इज अ टाइप ऑफ रिफ्लेक्स एक्शन। मतलब आपने एकदम फटाक से हाथ उठा लिया, मतलब सिग्नल ब्रेन तक भी नहीं पहुंचा, लेकिन फिर भी आपने बहुत जल्दी से वो काम कर दिया बिना सोचे समझे। क्यों किया? क्योंकि हमारे बॉडी में एक सिस्टम रहता, उस सिस्टम को हम रिफ्लेक्स एक्शन बोलते हैं, और उस वजह से जो भी इंस्टेंटेनियस एक्टिविटी रहती वो रिफ्लेक्स एक्शन से परफॉर्म की जाती है। कैसे परफॉर्म की जाती है ये चीज हमको यहाँ पर अब देखना है। तो देखते हैं हम। प्रोसेस ऑफ रिस्पॉन्स टू अ पेरिफेरल नर्वस स्टिमुलेशन दैट ऑकर इनवॉलेंटरी, मतलब ऐसा स्टिमुलेशन, ऐसा रिस्पॉन्स जो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम से स्टिमुलेट हुआ है। पेरिफेरल मतलब आजू बाजू का नर्वस सिस्टम, आजू बाजू के नर्वस सिस्टम से अराइव हुआ है, और उसके और फिर बाद में इनवॉलेंटरी उसका हमने एक्शन ले लिया है। इनवॉलेंटरी मतलब बिना सोचे समझे, बिना कुछ किए हुए, एकदम फटाक से हमने उसका एक्शन यहाँ पर ले लिया है। द रिफ्लेक्स कंप्राइज एटलीस्ट 1 एफरेंट न्यूरॉन एंड 1 इफरेंट न्यूरॉन अरेंज इन अ सीरीज। देखो आपको फोटो में दिख रहा होगा कि कैसा रहता है यहाँ पर रिफ्लेक्स एक्शन। तो मतलब कोई भी रिफ्लेक्स एक्शन करने के लिए हमारे पास एक क्या चाहिए रहेगा? एक हमारे पास एफरेंट न्यूरॉन चाहिए रहेगा। आने वाला न्यूरॉन, किसके तरफ आने वाला न्यूरॉन? CNS के तरफ आने वाला, या फिर स्पाइनल कॉर्ड के तरफ आने वाला। ठीक है, और एक इफरेंट होना चाहिए हमारे पास। इफरेंट मतलब एग्जिट, एफरेंट मतलब क्या होता? लाने वाला। इफरेंट मतलब क्या होता? लेके जाने वाला। ठीक है, सो ये क्या रहेगा यहाँ पर? ये CNS को सिग्नल पहुंचाएगा, एफरेंट आने वाला। ठीक है, एफरेंट आने वाला, ये ट्रिक है, याद रखना आपने। एफरेंट आने वाला क्या करेगा हमको? एफरेंट आने वाला क्या करेगा? ये CNS को एफरेंट की तरफ, स्टिमुलाई को लेके जाएगा। किधर किधर लेके जाएगा? स्पाइनल कॉर्ड की तरफ। मतलब एफरेंट न्यूरॉन होना बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है, एफरेंट न्यूरॉन रिसीव सिग्नल फ्रॉम सेंसरी ऑर्गन। सेंसरी ऑर्गन मतलब जो रिसेप्टर है, जहां पर हमको चटका लगाया है वहां पर रिसेप्टर रहते, वो रिसेप्टर से एफरेंट न्यूरॉन क्या करेगा? अपना सिग्नल लेगा, और सिग्नल लेके कहां पर भेजेगा? स्पाइनल कॉर्ड में भेजेगा। कहां पर भेजेगा? स्पाइनल कॉर्ड में। ठीक है, फिर अब स्पाइनल कॉर्ड क्या करेगी? डॉर्सल नर्व रूट क्या करेगी? डॉर्सल नर्व रूट मतलब उसके जरिए जाएगा ट्रांसमिट इंपल्स। ठीक है, उसके बाद जो इंटूसियन, उसके बाद क्या होगा? जो इफरेंट न्यूरॉन है वो क्या करेगा? कैरी सिग्नल। मतलब अब इफरेंट न्यूरॉन क्या बोलेगा? चल भाई हाथ उठा फटाक से, ये गर्म चीज है। या फिर
बहुत ज्यादा गर्म है तो जल्दी से हाथ हटा, तो कैरी सिग्नल फ्रॉम सीएनएस टू इफेक्टर, मतलब ये सीएनएस से इफेक्टर, इफेक्टर के मतलब इफेक्ट, जहां पर इफेक्ट हुआ है वहां पर लिख जाएगा कौन सा, इफरंट न्यूरॉन, कौन सा न्यूरॉन, इफरंट न्यूरॉन। तो ये कहां पर लिख जाएगा, ये कहां पर ले जाएगा, जहां पर इफेक्ट हुआ है, ठीक है। मतलब एक एफरंट न्यूरॉन रहता और एक इफरंट न्यूरॉन रहता, समझ में आ गया ये। तो ठीक है, यहाँ पर हमारा चैप्टर खत्म होता है। मतलब कुल मिला के हमने कितने चैप्टर खत्म कर लिए अभी तक, हमने 4 चैप्टर खत्म कर लिए। कौन से, बॉडी फ्लूइड सबसे पहले, उसके बाद कौन सा, एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट एंड देयर एलिमिनेशन, उसके बाद रेस्पिरेशन इन रेस्पिरेटरी फंक्शन एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस, उसके बाद कौन सा देखा हमने, लोकोमोशन एंड मूवमेंट, और यहाँ पर हमारा न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन भी खत्म होता है। एक और चीज बोलना रह गई आपको कि मैंने आपको ये नहीं पढ़ाया सेंसरी ऑर्गन, क्यों नहीं पढ़ाया, क्योंकि नीट में सेंसरी ऑर्गन नहीं आने वाले हैं। ये आप याद रखो, ये जो नीट का सिलेबस है ये साल से 2025-2024 से वो बदल गया है, क्योंकि यहाँ पर सेंसरी ऑर्गन न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में नहीं है, यहाँ से उसको निकाल दिया गया है नीट के सिलेबस में से। तो यहाँ तक आप, यहीं तक अपना चैप्टर था न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक जरूर करना, शेयर जरूर करना आपके दोस्तों के साथ, और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। और अगर कुछ इसमें डाउट रहा आपको तो कमेंट भी आप करके पूछ सकते हैं, मैं रिप्लाई जरूर करूंगा। थैंक यू सो मच, हैव अ ग्रेट डे। पढ़ाई करते रहो बस।